बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय होल बीएसएन कम्युनिटी। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्मेकोकाइनेटिक्स पढ़ी थी, जिसको हमने एंड कर दिया था। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम फार्मेकोडायनामिक्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। कंटेंट्स के अकॉर्डिंग इन फॉलोइंग कंटेंट्स को हम देखेंगे। डिफाइन फार्मेकोडायनामिक्स, टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शंस, इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्शंस, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, रिसेप्टर एंड टाइप्स। ठीक है जी, इन तमाम कंटेंट्स को हम बारी बारी देखते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ये एक ही क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट वेज में पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें, सबसे पहले फार्मेकोडायनामिक्स क्या होती है। फार्मेको मीन्स, फार्मा मीन्स ड्रग एंड डायनामिक्स मीन्स मूव करना, हरकत करना। तो फार्मेकोडायनामिक्स का क्या मतलब हुआ कि ड्रग हमारी बॉडी में गई, वो कैसे मूव कर रही है। ठीक है, जनरल सा एक ये मीनिंग होगा, लेकिन हम इसके डेफिनेशन में चलते हैं। फार्मेकोडायनामिक्स इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी। अब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक ड्रग जो हमारी बॉडी में गई है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है। ठीक है जी, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? फार्मेकोडायनामिक्स कहेंगे। ठीक है जी, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग on their metabolism and their mechanism of action is called pharmacodynamics। अब देखें, बायोकेमिकल का क्या मतलब आएगा यहाँ पे कि सेलुलर लेवल पे जितने भी ये रिएक्शंस दे रही है ड्रग, उन रिएक्शंस की वजह से फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं ड्रग के। ठीक है जी, वो हमारे जनरल मेटाबॉलिज्म में किस तरह से इफ़ेक्ट्स ला रही है और किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू एक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट चल के हम पढ़ेंगे अभी कि रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शंस होते हैं। ठीक है जी, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शंस होते हैं। ठीक है, ये सब हम आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पूरे को क्या कहेंगे? फार्मेकोडायनामिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि जो ड्रग का एक्शन है ये होता किधर है, इसकी साइड्स कौन कौन सी हैं ड्रग एक्शन की। अब देखें, एक्स्ट्रा सेलुलर ड्रग एक्शन यानी कि सेल के बाहर हो रहा है एक्शन, तो उसे क्या कहेंगे जी? एक्स्ट्रा सेलुलर ड्रग एक्शन यानी आउटसाइड ऑफ द सेल। सेलुलर साइट ऑफ एक्शन यानी सेल के अंदर ही कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक है, जिससे हम जैसे फॉर एग्जांपल एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर पर लगते हैं। ठीक है, यानी कि एक्ट करते हैं, बाइंड होते हैं इनके साथ, लीडिंग टू कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, जिनका क्या काम होता है एट द एंड, वो क्या कराते हैं? स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन कराते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट है जी, इंट्रा सेलुलर साइट ऑफ ड्रग एक्शन यानी कि सेल के अंदर किसी खास कंपोनेंट के थ्रू ये एक्शन जो है परफॉर्म किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो सल्फा ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो एक्ट करती हैं फॉलिक एसिड के साथ, जो कि एक इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट है, यानी सेल का एक कंपोनेंट है। ठीक है जी, समझ आ गया? एक्स्ट्रा सेलुलर ड्रग एक्शन क्या होता है, सेलुलर साइट ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है, और इंट्रा सेलुलर साइट ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है। होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं जी, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज यानी प्रिंसिपल्स क्या हैं ड्रग एक्शंस के। ड्रग का एक्शन होता है तो कितनी तरह के रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, उन सब को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो स्टिमुलेशन होगी, इनहिबिशन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। ठीक है जी, रिप्लेसमेंट का काम हो सकता है, इसके अलावा साइटोटॉक्सिन हो सकती है। अब देखते हैं स्टिमुलेशन क्या होता है। देखें, अब नेम से ज़ाहिर है कि स्टिमुलेशन यानी ड्रग हमारी बॉडी में गई है तो वो एज अ स्टिमुलेंट काम करेगी। ठीक है, कोई भी लेवल ऑफ जैसे हमारा एक्टिविटी है ना किसी भी स्पेशलाइज सेल का, ठीक है, किसी भी स्पेशलाइज सेल के लेवल ऑफ एक्टिविटी को इन्हांस करना, बढ़ाना, ठीक है, वो क्या चीज़ आएगी? स्टिमुलेशन आएगी। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में, ठीक है जी, हार्ट है, तो हार्ट के लिए कौन सी ड्रग स्टिमुलेशन के तौर पे एक्ट करती है जी? एड्रेनालिन करती है। ठीक है जी, एड्रेनालिन क्या एक एग्जांपल आप देंगे स्टिमुलेशन की? एड्रेनालिन स्टिमुलेट्स हार्ट।
ठीक है जी, क्योंकि एड्रेनलिन जो है हमारी बॉडी में एज ए स्टिमुलेंट काम करती है और हमारे हार्ट को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। अगर ठीक है कोई भी ड्रग जो है हमारी बॉडी में एक्सेसिव स्टिमुलेशन का काम करती है ना, तो वो एट द एंड डिप्रेशन ऑफ दैट फंक्शन में जाती है, यानी कि वो उस काम को करना एक ना एक दिन बंद कर देती है। ठीक है, समझ आई बात कि अगर किसी भी चीज़ की एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो जाएगी तो एक ना एक दिन वो उस चीज़ के लिए क्या हो जाएगी, डिसेंसिटाइज हो जाएगी, यानी डिप्रेशन हो जाएगी, वो उसका काम करना बंद कर देगी। ठीक है जी, स्टिमुलेशन की समझ आ गई। अब देखिए इनहिबिशन क्या होता है, यानी रोकना। ठीक है जी, सिलेक्टिव डिमिनिशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, अब यानी कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ठीक है, सेलेक्टिवली हम उन्हें उनकी एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, डिमिनिश कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखिएगा फॉर एग्ज़ाम्पल जो बारबिट्यूरेट्स है ना, ड्रग है ये भी एक, ठीक है, वो हमारे सीएनएस पे एक्ट करती है और हमारे सीएनएस पे कौन सा इफ़ेक्ट देती है, डिप्रेशन का इफ़ेक्ट देती है। ठीक है, यानी कि जो सीएनएस की एक्टिविटी है उसे कम करती है। ठीक है जी, होपफुली आपको इनहिबिशन भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, इरिटेशन। इरिटेशन क्या है, यानी इरिटेशन क्या होती है, नॉन सेलेक्टिव एंड नॉशियस इफ़ेक्ट्स। ठीक है, अब जो कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि इरिटेशन कॉज करती हैं। ठीक है, अभी इरिटेशन जो है बेनिफिशियल भी हो सकती है और नॉन बेनिफिशियल भी हो सकती है। ठीक है, अब बेनिफिशियल कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप काउंटर इरिटेंट यूज़ करते हैं सच एज़ हीट और ऑइंटमेंट। ठीक है, आप स्किन पे ऑइंटमेंट लगाते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप ऑइंटमेंट लगाते हैं ना तो उस साइट पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर जाता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है ना तो पेन को रिड्यूस करता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑइंटमेंट लगाया, ठीक है जी, पेन को रिड्यूस करने के लिए। जब आपने पेन को रिड्यूस करने के लिए ऑइंटमेंट लगाया ना तो उस साइड पे ब्लड फ्लो ज़्यादा तेज़ हो गया, जिसकी वजह से हमारी पेन रिड्यूस हो गई, कम हो गई। ठीक है, ये तो उसका हो गया फ़ायदा। अब ये नुकसान किस तरह से है, ठीक है, अब जैसे स्ट्रॉन्ग इरिटेंट कोई भी आ जाएगा तो क्या करेगा जी, वो इन्फ्लामेशन कॉज करा देगा, वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है जी, आपको इरिटेशन की समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं रिप्लेसमेंट पे। अब देखें यूज़ ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स हार्मोन्स इन द केस ऑफ डेफिशिएंसी स्टेट। अब देखिएगा कोई भी जो ड्रग है ना एज अ रिप्लेसमेंट काम कर सकती है। कैसे, अगर हमारी बॉडी में किसी नेचुरल मेटाबोलाइट की डेफिशिएंसी हो गई है, किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो बाहर से हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे आर्टिफिशियली और वो जो ड्रग है अपना रिप्लेसमेंट का काम देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो बाहर से हम पेशेंट को क्या दे देते हैं, आयरन दे देते हैं यूज़ करने के लिए। तो क्या था जी, ये आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा रहे थे। ठीक है जी, रिप्लेसमेंट करा रहे थे। ठीक है, अब वो उस ड्रग ने क्या काम किया, आर्टिफिशियली रिप्लेसमेंट का काम कर दिया। बॉडी में एक चीज़ की कमी थी, डेफिशिएंसी थी, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप रिप्लेसमेंट करा देते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया रिप्लेसमेंट। अब साइटोटॉक्सिन क्या होता है, देखिए selective cytotoxic action for invading parasites or cancerous cells, attenuating them significantly, affecting host cell, used for cure, palliation, infection and neoplasm। अब देखिएगा कि जो साइटोटॉक्सिन होता है ना हमारे पास में, ये भी एक ड्रग का एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है कि इसमें जो है ना हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स जो ग्रो कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज, पैरासाइट्स ग्रो कर जाते हैं, ये उनके लिए जो है ना साइटोटॉक्सिक होता है। ठीक है, पॉइजनस होता है। साइटो मीन सेल, टॉक्सिक मीन नॉशियस, टॉक्सिक कह सकते हैं, टॉक्सिन मीन टॉक्सिक। ठीक है जी, अब जो हमारी बॉडी है ना उनके नॉर्मल सेल के लिए जो एक्शन है साइटोटॉक्सिन ये नॉर्मल ही है, लेकिन जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो इन्वेडिंग पैरासाइट्स हैं, ठीक है, कैंसरस सेल्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं हार्मफुल, उनके लिए ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है क्योंकि उनको वो ख़त्म कर रहा है। ठीक हो गया, समझ आई बात। अब इसके लिए हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योर के लिए, इसे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, पैलिएशन इन्फेक्शन के लिए। अब देखें पैलिएशन का मतलब क्या होता है, ऐसी डिजीज़ जो कि ट्रीटेबल नहीं है, हम उनके साइड इफ़ेक्ट्स को, एडवर्स इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इन्फेक्शन के लिए ऑल्सो यूज़ हो सकता है, एंड नियोप्लाज्मियम कैंसर के टर्म में ही लेते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिलिन क्या है जी, एक एंटीबायोटिक है। ठीक हो गया,
जिस एग्जांपल में आप बता सकते हैं साइटोटॉक्सिन के। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा जी, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। ड्रग किस तरह से एक्ट करती है, इसका क्या मैकेनिज़्म होता है। ठीक है जी, बेस्ड ऑन ड्रग टारगेट साइट्स द मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग एक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज। अब देखिए, जब ड्रग है ना, उसने दो तरह से एक्ट करना है। या तो वो रिसेप्टर के साथ एक्ट करेगी, रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी फिर ही एक्ट करेगी, या फिर जो है रिसेप्टर के बगैर ही एक्ट करेगी। ठीक है, यानी रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की उसे नीड नहीं होगी। ठीक हो गया। अब डेफिनेशन देखिए ज़रा। रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज़म्स, यानी क्या होता है ये, ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट थ्रू इंटरेक्टिंग विद सम कंपार्टमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज रिसेप्टर्स। ठीक है जी, ऐसी ड्रग्स जो विदाउट रिसेप्टर अपना फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है, अपने इफ़ेक्ट को नहीं लेके आ सकती, उन्हें हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज़्म ऑफ द ड्रग एक्शन। ठीक है जी। अब नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज़्म क्या होगा, ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट विदाउट इंटरेक्टिंग विद रिसेप्टर्स। ठीक है जी, ऐसी ड्रग जो अपना इफेक्ट दे रही है बगैर रिसेप्टर के साथ बाइंड हुए, यानी उसे बाइंड होने की नीड नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जेनेटिकली चेंजेस लेके आए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक बहुत रेयर लेवल पे होता है। ठीक है, मोस्टली मेजरली हम यही यूज़ करते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज़्म और नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज़्म। जेनेटिक चेंजेस जेनेटिक लेवल पे हम चेंजेस लेके आते हैं, ये बहुत रेयरली किया जाता है। कैसे किया जाता है, बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस, बट इट अकर रेयरली। ठीक है जी, होपफुली मैकेनिज़्म क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होती है। अब देखें, सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब है कि सिग्नल को ट्रांसमिट करना। ठीक है, अब ड्रग है ना, ड्रग एक्ट एज सिग्नल ट्रांसडक्शन। ड्रग जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन के तौर पे एक्ट करती है, यानी सिग्नल को, हमारे सिग्नल्स को क्या करती है जी, ट्रांसमिट करती है। ठीक है जी। अब देखें, हमने पढ़नी इसमें मेन चीज़ ये है कि ड्रग हमारे सिग्नल्स को, यानी बॉडी में सिग्नल्स को किस तरह से ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है जी, अब हम ये देखते हैं। ड्रग एक्ट एज सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है जी, रिसेप्टर एक्ट एज सिग्नल डिटेक्टर। अब सिग्नल को डिटेक्ट करने वाले कौन है, रिसेप्टर हैं। ठीक है जी। अब ड्रग को हम एगनिस्ट कहते हैं। कब कहते हैं, ड्रग इज टर्म्ड एज एगनिस्ट as it binds to receptors proteins and activates series of reactions that ultimately result in specific intracellular response। ठीक है जी, एक ड्रग को एगनिस्ट हम तब कहते हैं जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है और सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करा देती है सेल के अंदर। ठीक है जी, समझ आ गया। अब देखिएगा, एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जी, सेकेंड मैसेंजर क्या होता है। अब सेकेंड मैसेंजर और फैक्टर मॉलिक्यूल आर द पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ इवेंट्स दैट ट्रांसलेट एगनिस्ट बाइंडिंग इनटू अ सेलुलर रिस्पॉन्स। अब सेकेंड मैसेंजर वो है, ये ना मतलब एक कह लें कि इनिशिएशन कराता है कि यानी कि एक ड्रग जो आई है, ठीक है, एक एगनिस्ट जो आया है, उसने किस तरह से बाइंड होना है, ठीक है, और किस तरह से सेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करना है, वो उसके लिए जो है ना ट्रांसलेटर के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है जी, ये होता है हमारा सेकेंड मैसेंजर। अगर ड्रग, अब क्या होगा, ड्रग ने क्या किया जी, सिग्नल को ट्रांसडक्ट किया, यानी कि आगे ट्रांसमिट किया, रिसेप्टर ने उसे डिटेक्ट कर लिया। अब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनना है। ठीक है जी, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब सेल हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, ईच ऑफ विच इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एगनिस्ट एंड प्रोड्यूस अ यूनिक रिस्पॉन्स। ठीक है जी, सेल के पास डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है जी, जो कि मुख्तलिफ़ तरह के मतलब एगनिस्ट हर ड्रग के लिए मुख्तलिफ होते हैं, यानी मुख्तलिफ एगनिस्ट जो हैं, यानी मुख्तलिफ ड्रग्स जो हैं मुख्तलिफ रिसेप्टर्स के लिए होती हैं। ठीक है, और एक यूनिक रिस्पॉन्स आ जाता होता है। अब फॉर एग्जांपल, कार्डिक सेल मेम्ब्रेन हैव बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स दैट बाइंड्स एंड रिस्पॉन्स टू एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। देखिए, अब देखें, हमारी बॉडी में कार्डिक सेल्स हैं ना, उनके लिए कौन से जो है रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड हैं, बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर हैं। ठीक है जी, अब किसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं जी, किस पर रिस्पॉन्स करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है जी, समझ आ गया सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है। अब नेक्स्ट चलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन की। सिग्नल ट्रांसडक्शन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन हैज़ टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स।
ठीक है जी, दो तरह की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कर रहा है इसमें, एबिलिटी टू एम्पलीफाई स्मॉल सिग्नल्स, यानी स्मॉल सिग्नल्स को ये एम्पलीफाई करती है यानी बढ़ाती है। ठीक है जी, और क्या करता है, मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सेसिव स्टिमुलेशन, यानी कि सेल को एक्सेसिव स्टिमुलेशन से बचाती है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि अगर एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो गई तो क्या होना है, डिसेंसिटाइजेशन, सेल ने अडेप्ट कर जाना है और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। ठीक है जी, एंड इसके अलावा इसमें और क्या है, डाउन रेगुलेशन है जी और अप रेगुलेशन है, वो भी हम नेक्स्ट चल के देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा सिग्नल एम्पलीफिकेशन क्या होती है। अब देखिए सिग्नल एम्पलीफिकेशन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास में। सिग्नल एम्पलीफिकेशन इज डिफाइंड एबिलिटी टू एम्पलीफाई सिग्नल इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन एज वाया सिग्नल कैस्केड इवेंट्स। अब सिग्नल एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि ये एक एबिलिटी है, ठीक है, सिग्नल की इंटेंसिटी और सिग्नल के दौरानिए को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो कि एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस के थ्रू ये पूरा प्रोसेस कराया जाता है। ठीक है, अब देखें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जी प्रोटीन लिंक्ड एंड एंजाइम प्रोटीन लिंक्ड। अब इसमें शामिल क्या क्या है, ठीक है, यानी इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जी प्रोटीन कपल रिएक्शंस पढ़ेंगे जी और एंजाइम लिंक रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, वो इसमें वो इसी के लिए होते हैं, वो इस सिग्नल एम्पलीफिकेशन में ही अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब क्या है जी, बाइंडिंग ऑफ एल्ब्यूटेरोल में ओनली एग्जिस्ट फॉर अ मिली सेकेंड। ठीक है, यानी इसका इफेक्ट कितनी देर के लिए आता है, कितनी देर के लिए सिग्नल को एम्पलीफाई करती है जी, सिर्फ चंद एक सेकेंड के लिए। ठीक है, उसके अलावा जी प्रोटीन जो है वो कुछ 100 सेकेंड्स के लिए सिग्नल को एम्पलीफाई कर देती है। ठीक है जी, सिग्नल एम्पलीफिकेशन समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा डीसेंसिटाइजेशन क्या होती है, रिपीटेड और कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ एगनिस्ट और एंटागनिस्ट ऑफन लीड्स टू चेंजेस इन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द रिसेप्टर, यानी कि अब बार बार एक ही रिसेप्टर जो है एक ही एगनिस्ट पे लगी जाएगा, यानी बाइंड हो जाएगा, तो वो उस रिसेप्टर के लिए अडेप्ट कर जाएगा, यानी उसके लिए अनरिस्पॉन्सिवनेस शो करेगा, यानी उसके लिए कोई रिस्पॉन्स शो ही नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ आई, इसे कहेंगे हम डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, रिसेप्टर में बिकम डिसेंसिटाइज ड्यू टू मच एग्नेस्ट स्टिमुलेशन रिजल्टिंग इन डिमिनिश्ड रिस्पॉन्स, दिस फिनोमेना इज़ नॉन एज टेकीफाइलैक्सिस। ठीक है जी, इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे जी, टेकीफाइलैक्सिस कहेंगे, ड्यू टू फॉस्फोराइलेशन दैट रेंडर रिसेप्टर अनरिस्पॉन्सिव टू एगोनिस्ट। ठीक हो गया, सारी बातें पिछली हैं, समझ आ गई होंगी। अब देखिए डाउन रेगुलेशन क्या होगी, डाउन रेगुलेशन इज़ डिफाइंड एज द रिसेप्टर बिकम इंटरनलाइज्ड। इसमें क्या होता है, रिसेप्टर जो हैं इंटरनलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि नंबर में कम हो जाते हैं। ठीक है, विद इन द सेल मेकिंग दैम, जब देखें रिसेप्टर ही कम हो गए हैं, ठीक है, वो अब मज़ीद एगनिस्ट ड्रग आके उस पर इंटरेक्ट कर नहीं सकती। ठीक है, तो जब रिसेप्टर ही नहीं है तो ड्रग किस तरह से बाइंड कर सकती है, नहीं करेगी, तो कहाँ जाएगी जी, डाउन रेगुलेशन में जाएगी। ठीक हो गया, ये क्या हो गया, डाउन रेगुलेशन हो गया। अब डाउन रेगुलेशन हमेशा एक एगनिस्ट के तौर पे ही यूज़ की जाती है। ठीक है, अब देखें डाउन रेगुलेशन को मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ, डाउन रेगुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ रिसेप्टर बिकम इंटरनलाइज्ड, यानी कि जो रिसेप्टर हैं वो नंबर में कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से फर्दर जो एगनिस्ट हैं वो इसके ऊपर आके बाइंड हो नहीं सकते, इसलिए ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं और आगे फर्दर जो है रिस्पॉन्स आएगा नहीं। सो ये सारी टर्म किस में आएगी जी, डाउन रेगुलेशन में आएगी। अब अप रेगुलेशन क्या होता है, अप रेगुलेशन होता है जी रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ अ रिसेप्टर टू एन एंटागनिस्ट। ठीक है, ये एंटागनिस्ट के लिए है, एंटागनिस्ट रिजल्ट इन अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स इंक्रीज इन नंबर, यानी इसमें क्या होता है, नंबर में इंक्रीज होता है। ठीक है जी, जितने अब रिसेप्टर्स जो हैं ज़्यादा अवेलेबल होंगे उतने ज़्यादा एंटागनिस्ट जो हैं आएंगे। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स आप कह लें, एंडोजीनियस सब्सटेंस कह लें, ठीक है, उतने ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स जो है हमारे पास जनरेट होगा। ठीक है जी, डाउन रेगुलेशन अप रेगुलेशन समझ आया। अब देखिए एक और बात लिखी हुई है, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स कैन मेक सेल मोर सेंसिटिव टू एगनिस्ट, मोर रेजिस्टेंट। ठीक है जी, इफेक्ट अभी देखें इधर एक ही बात लिखी हुई है कि जितने भी हमारे पास रिसेप्टर्स हैं ना, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स होगी, ठीक है, वो सेल को या तो सेंसिटिव कर देगा या रेजिस्टेंस कर देगा। ठीक है, एक ही काम करेगा, हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स
Most are proteins present either on cell surface or in cytoplasm or into the nucleus. अब receptors हमारे पास मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनका साइज 100 mg से ज़्यादा होता है। मोस्टली ये क्या होते हैं जी, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। होते कहाँ पे, यानी सेल सरफेस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। अब इसकी एक डेफिनेशन अच्छी सी वो देखिएगा। आ रिसेप्टर इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू विच अ ड्रग बाइंड एंड प्रोड्यूस मेजरेबल रिस्पॉन्स, ठीक है जी। अब रिसेप्टर जो है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ ड्रग आके बाइंड करती है और अपने इफ़ेक्ट को लेके आती है, ठीक है जी। अब इफ़ेक्ट हमने पीछे पढ़े थे, कौन कौन से इफ़ेक्ट हो सकते थे। वो इफ़ेक्ट स्टिमुलेशन का हो सकता था, इनहिबिशन का हो सकता था, ठीक है, और इसके अलावा डिप्रेशन का इफ़ेक्ट हो सकता था और साइटोटॉक्सिन का इफ़ेक्ट हो सकता था, ठीक है ना। ये वही इफ़ेक्ट्स आ सकते थे इसमें। अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एक्ट एज रिसेप्टर, ठीक हो गया। रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या होते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक लाइगेंड मॉलिक्यूल, यानी कि अब उसने, ठीक है, मतलब उस रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है जी। ड्रग मॉलिक्यूल है कौन सा, अब ठीक है ना, उस रिसेप्टर का ये काम है, उसने उस चीज़ को वेरीफाई करना है कि लाइगेंड मॉलिक्यूल है कौन सा। अब लाइगेंड मॉलिक्यूल किसे कहते हैं जी, ड्रग को कहते हैं, ठीक है। अब ड्रग को उसने जी पहचान लिया रिसेप्टर ने कि ये ड्रग ही है। अब दूसरा काम उसका क्या बनता है, उसके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, ठीक है, ताकि वो रिस्पॉन्स लेके आ सके। सही हो गया, ये दो फंक्शन थे उसके। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा, स्टेट्स ऑफ रिसेप्टर्स, यानी कि स्टेप जो रिसेप्टर होते हैं हमारे पास, उनके कितने स्टेट्स हैं। रिसेप्टर एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स, ठीक है जी। जो रिसेप्टर हैं हमारे पास ये 2 तरह से होते हैं, एक्टिव फॉर्म में और इनएक्टिव फॉर्म में। नॉर्मली जो है हमारे पास में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, खुद सोचिए। नॉर्मली तो हम ड्रग नहीं ना लेते होते, जब किसी डिजीज़ कंडीशन में और ड्रग तभी ली जाती है। तो नॉर्मली जो है हमारे रिसेप्टर्स जो है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है जी। एक्टिव फॉर्म में कब आते हैं, जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, इंट्रैक्शन होगी, उसके बाद ही वो आएंगे ना एक्टिव फॉर्म में, ठीक है जी। बोथ आर इररिवर्सिबल इक्विलिब्रियम विद वन अनदर, यूजुअली फेवरिंग इनएक्टिव, ठीक हो गया। जो मैंने बात समझाई कि नॉर्मली हमारी बॉडी में ड्रग तो नहीं जा रही ना, तो इसी वजह से नॉर्मली क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में ही रिसेप्टर्स होंगे। एक्टिवेटेड कब होंगे, जब ड्रग आके बाइंड करेगी रिसेप्टर साइट पे, ठीक है जी। बाइंडिंग ऑफ एगनिस्ट कॉजेज इक्विलिब्रियम टू शिफ्ट फ्रॉम आर टू आर, ओके, यानी इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में चला जाएगा टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल इफेक्ट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा जी, मेजर रिसेप्टर फैमिलीज, यानी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। अब कितने तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स होती हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, MCQs में पूछी जाती हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस सब में पूछ ली जाती हैं, तो ये बड़ी अच्छी तरह से कीजिएगा। देयर आर 4 रिसेप्टर फैमिलीज़, ठीक है जी। ट्रांसमेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल, एंजाइम लिंक्ड और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है जी। इनको हम बारी बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट चलें। अब देखिएगा, ट्रांसमेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल क्या होता है ये, दीज आर आयन चैनल्स, एक्स्ट्रासेलुलर पोर्शन ऑफ द लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स कंटेन ड्रग बाइंडिंग साइट्स, ठीक है जी। अब ये जो है चैनल्स है ना, ये ना आयन चैनल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जिस नॉर्मली ये जो चैनल्स हैं, पोर्स जो हैं, ये बंद रहते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई ड्रग आके इन पर मतलब बाइंड होती है ना, तो ये चैनल्स खुल जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, चैनल खुलेंगे तो आयन चैनल है ना, तो आयंस का ये आउटफ्लक्स होगा और इनफ्लक्स होगा, ठीक है जी। ये सारा कुछ इसमें होना है। अब देखिएगा, दीज चैनल्स यूजुअली क्लोज्ड अंटिल रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड बाय एगनिस्ट, ओके। दीज चैनल्स ओपन बाय पोर्स थ्रू विच आयन कैन पास अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। नॉर्मली क्या है, ये चैनल बंद थे, खुले कब हैं, जब एगनिस्ट ने आके बाइंड किया रिसेप्टर पे, तब ओपन हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ,
आयंस, और आयंस का क्या हुआ है, आउटफ्लक्स हुआ है या फिर इनफ्लक्स हुआ है मेम्ब्रेन में। डिपेंडिंग ऑन आयन कंडक्टेड थ्रू दिस चैनल्स, दिस रिसेप्टर मीडिएट डाइवर्स फंक्शन जैसे न्यूरोट्रांसमिशन एंड मसल कंट्रैक्शन। ठीक है जी, ये कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कराते हैं, न्यूरोट्रांसमिशन का एक्शन परफॉर्म कराते हैं और किसका, मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर बाय एसिटाइलकोलिन दैट ओपन द चैनल दैट अलाउज सोडियम इनफ्लक्स एंड पोटाशियम आउटफ्लक्स। अब देखें, एसिटाइलकोलिन, ठीक है जी, रिसेप्टर पे आके बाइंड किया तो सोडियम इनफ्लक्स हुआ, यानी सोडियम चैनल्स के अंदर गया है और पोटाशियम बाहर आया है। जब अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा हुई है तो उसकी वजह से कौन सा इफेक्ट आएगा, डीपोलराइजेशन का इफेक्ट आएगा। ठीक है जी, कौन सा इफेक्ट आएगा, डीपोलराइजेशन का इफेक्ट आएगा। जब अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी तो इफेक्ट आएगा जी डीपोलराइजेशन का। ओके, अब देखें एक और मिसाल समझ लीजिएगा। गैबा हमारी जो फैमिली होती है, ठीक है, गैबा रिसेप्टर्स की फैमिली, उसमें क्या होता है, क्लोरीन जो होता है ना वो अंदर जाता है, यानी कि नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जब नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगी। क्या होगी, हाइपर पोलराइजेशन हो गई। ओके, ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म थी, डीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर इतना भी कर लें तो ये भी काफ़ी है। तो फिर क्या होगा, जब डीपोलराइजेशन होगी, हाइपर पोलराइजेशन होगी, अब क्या होगा, इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन ही होगी, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल किसे कहते हैं, नर्व इम्पल्स को ही कहते हैं ना बेसिकली तो। ठीक है जी, ये जनरेट हुआ और किस में ट्रांसमिट हो गया, हमारे स्मूथ मसल्स में। ठीक हो गया। अब ये जो है पूरा प्रोसेस कितने टाइम तक के लिए होता है, दीज रिस्पॉन्सेज लास्ट फ्यू मिनट्स। ठीक है, यानी कुछ मिनट्स के लिए ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड क्या होता है। इन जी प्रोटीन कपल्ड extracellular portion, these receptors contain ligand gated binding sites, and intracellular portion interact with G protein. As drug bind to receptor, G protein activate. ठीक है जी, अब देखिएगा ये भी जो है ना हमारे पास में ligand gated ही होता है। जैसे ligand gated था ना, ड्रग ने आके बाइंड किया तो ही वो चैनल्स ओपन हुए थे, इसी तरह ड्रग बाइंड करेगी तो ही जो है जी प्रोटीन भी एक्टिवेशन फॉर्म में आएगी। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा स्केच को गौर से समझिएगा। अब फॉर एग्जांपल एक मेम्ब्रेन है हमारे पास में, ठीक है, और इसके अलावा उस पर क्या जी, जी प्रोटीन है। उस पर आके अब उस रिसेप्टर पे आके ना ड्रग अटैच हो गई, यानी कोई भी एगनिस्ट आ गया, कोई भी एंडोजीनियस पार्टिकल आ गया है, उसके पास क्या जी प्रोटीन्स हैं, और जी प्रोटीन्स के पास अपने कुछ सब यूनिट्स हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ठीक है, अब ये जो इसमें से हमारे पास अल्फ़ा है ना, अब अल्फ़ा ना इसके पास ना जब ये अटैच नहीं हुई होती तो उसके बाद जीडीपी होता है। क्या होता है, जीडीपी। जब ये अटैच हो जाती है ना, ड्रग यानी रिसेप्टर से अटैच हो जाती है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, जीटीपी में। किस में कन्वर्ट, जीटीपी में। ठीक है, तो फिर अब अल्फ़ा जीटीपी जो था ना उसने एक्टिवेट करा दिया एडिनाइल साइक्लेज को। किससे एक्टिवेट कराया था जी, एडिनाइल साइक्लेज को। अब उसने आगे क्या करना है, ठीक है, क्या हुआ था, अभी जो है ड्रग रिसेप्टर पे आके बाइंड नहीं की थी, तब उस टाइम में अल्फ़ा के पास क्या था, जीडीपी था। ठीक है, जैसे बाइंड कर गई तो जीडीपी रिप्लेस कर गया जीटीपी में। ठीक है, रिप्लेसमेंट होगी। उसके बाद क्या हुआ है, अल्फ़ा जीटीपी कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, एक किस्म का हमारे पास। अब अल्फ़ा जीटीपी जो था ना उसने आगे एसी कराया, यानी क्या कराया, एडिनाइल साइक्लेज को सिग्नल दिया। ठीक है, उसे एक्टिवेट कराया। ठीक है, और फिर एडिनाइल साइक्लेज ने आगे क्या किया था, उसने आगे क्या किया, उसने साइक्लिक एएमपी की जनरेशन कराई। ठीक है, फिर सीरीज़ ऑफ रिएक्शन उसने स्टार्ट करा दी, यानी फॉस्फोराइलेशन कराई उसने। ठीक है, और फिर इस तरह से जो है ना ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक हो गई, इस तरह के हमारे पास रिसेप्टर होते हैं। ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी, ये बड़ी इजी थी, ये बड़ी मतलब अच्छी फॉर्म में ये मैंने लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अब देखिए लास्ट लाइन, दीज रिस्पॉन्सेज लास्ट फ्रॉम सेकेंड्स टू मिनट। अब ये जो रिस्पॉन्स है इनका कितने टाइम के लिए होता है, सेकेंड से मिनट्स के लिए, उसका फ्यू मिनट्स, और जी प्रोटीन का कितना रहता है, फ्यू सेकेंड्स टू मिनट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं।
अब देखिएगा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं। थ्रू एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स यानी इन्हीं एंजाइम की वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है ना ऑल्टर होती है, ठीक है। इनमें ना चेंजेस आते हैं, दे अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंजेस, ठीक है जी, इनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। अब होता क्या, व्हेन एक्टिवेटेड बाय अ लिगैंड, ठीक है, कोई भी ड्रग आई और रिसेप्टर के साथ बाइंड की तो हुआ क्या, इंक्रीज इंट्रासेलुलर एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है जी। कोई भी ड्रग आई, उसने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड जब किया है तो उसने अंदर जो मौजूद एंजाइम थे उनके ऊपर एक्ट किया और उनकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर दिया, बूस्टअप कर दिया, ठीक है। अब एट द एंड हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन की मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। व्हेन इंसुलिन बाइंड्स विद अल्फा सब यूनिट देन बीटा सब यूनिट विच हैज़ टायरोसिन काइनेज फॉस्फोरिलेशन अकर, ठीक है। इंसुलिन थी ना, इंसुलिन कोई भी अपने रिसेप्टर आके बाइंड की ना तो अल्फा के पास, सॉरी बीटा के पास ना टायरोसिन था, टायरोसिन से आगे उसने क्या कराया, सारा रिएक्शन स्टार्ट करवा दिया, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन मतलब स्टार्ट करा दी उसने। तो मोस्टली इसमें हुआ क्या, ठीक है, इसमें होना क्या था, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ही होनी थी, यानी कि खुद के जो एंजाइम्स थे उन एंजाइम्स की वजह से ना उनकी एक्टिविटी जो थी अल्टर हो गई थी। ओके, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, यानी सेल के अंदर रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। ये दीज टाइप ऑफ रिसेप्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर इस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, ठीक है जी। अब देखिएगा ये जो रिसेप्टर हैं, बाकी जो 3 टाइप्स हमने पढ़ी उनसे थोड़े डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं जी, इट इज़ इंटायरली इंट्रासेलुलर, क्योंकि ये सिर्फ सेल के अंदर ही होते हैं। सो लिगैंड मस्ट हैव लिपिड सॉल्युबिलिटी, इसीलिए लिपिड सॉल्युबल, इसीलिए जो है ना, मतलब कोई जो ड्रग आएगी यानी लिगैंड यानी ड्रग जो आएगी उससे लिपिड सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो लिपिड नेचर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सेल की मेम्ब्रेन्स क्या हैं, लिपिड बाइलेयर हैं, इसीलिए जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होंगी वो इजीली क्रॉस कर जाएंगी, ठीक है, मेम्ब्रेन में। इसीलिए फिर ये इस तरह के रिसेप्टर्स इंटरेक्ट कर सकेंगे। अगर लिपिड सॉल्युबल ना हुई तो कोई इंटरेक्शन नहीं होनी, कोई रिसेप्टर कम्प्लेक्स नहीं बनेगा और फिर रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा एट द एंड, ठीक है जी। दीज रिस्पॉन्सेज टेक आवर टू डेज। ओके, समझ आ गया। होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर मेरी मेरा लेक्चर आपको समझ आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।